नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस एमपीपीएससी मेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने पेपर 1 के आधुनिक भारत का एक टॉपिक कवर किया था, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव। क्योंकि आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, ब्रिटिश शासन की सामाजिक आर्थिक नीतियां और उनका प्रभाव। तो इस सेशन में, इस चैप्टर में या इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारत के समाज और भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझें कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, सामाजिक प्रभाव क्या रहे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के, ये एक टॉपिक है। और बच्चा, ये टॉपिक इसलिए भी समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ना आज जब आप हमारे भारतीय समाज की पृष्ठभूमि को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बैकग्राउंड को समझते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन आई है, जो नई जनरेशन है, जिसे हम व्हाट्सएप फेसबुक की जनरेशन कहते हैं, ये भारतीय समाज की और इसकी संस्कृति की लाखों अच्छाइयों को समझ ही नहीं पाती है। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम अपने समाज और अपनी संस्कृति और उसकी महानता को नहीं समझते और हम हर तरक्की के या विकास के पैमानों को सिर्फ पश्चिमी देशों के मेजरमेंट या उनके पैमानों से ही मापते हैं। हमें लगता है उनकी समाज, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति या उनकी महानता हमसे ज़्यादा है, गौरवशाली अतीत है हमारा, मगर हम लोग अपनी उस ब्रिटिश औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाज की गरिमा को, उसके महत्व को भूल चुके हैं। उसके लिए अंग्रेज सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और उन्होंने कैसे एक चमकती हुई भारतीय सभ्यता और दमकते हुए भारतीय समाज पर अपने समाज की महानता का एक कलर पोत दिया था, किस प्रकार, ये हमें समझना है। तो जब आपसे एमपीपीएससी में या यूपीएससी में प्रश्न आएगा तो वो आएगा कि औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एमपीपीएससी में कि भारतीय समाज पर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का प्रभाव, इस पर हमें बात करना है। तो जैसा हम अक्सर करते हैं कि हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा और एक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो क्योंकि जब अंग्रेजों का नाम आता है तो नकारात्मकता ही हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, इसीलिए हम सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव को ही पढ़ेंगे। और आप सब लोग इनको लिखते जाइएगा भाई कॉपियों में अपनी अपनी। सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव इतना ज़्यादा व्यापक है कि आज भी उसके परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। और सबसे पहला प्रभाव जो उनकी नीतियों का था, वो भारत में सांप्रदायिकता का विकास। सांप्रदायिकता का मतलब आप सब समझते हैं। अभी हाल ही में नूह में, हरियाणा में एक घटना घटी। देश के कई सारे हिस्सों से आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती होंगी ना, अखबार पढ़ते होंगे बच्चा सब लोग।
तो आप लोग पढ़ते होंगे कि कभी कहीं यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए, कभी वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे, कभी धारा 144 लगानी पड़ी, कभी कर्फ्यू लगाना पड़ा, कभी इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा। दो संप्रदायों के बीच में आपसी संघर्ष। सामान्यतः भारत में दो संप्रदाय हिंदू और मुसलमान ही होते हैं सामान्यतः, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के बीच, आज हम भाई आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ हमने मना ली है, देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है। माना कि भारत की आज़ादी में सांप्रदायिक दंगों का बड़ा योगदान था। उस समय देश में हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज़ आपस में खूब लड़ी थी, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भाई बहन थे उन्होंने एक देश बना लिया पाकिस्तान, और हिंदू धर्म के आधार पर देश बना हिंदुस्तान। मगर हमारा सेक्युलर धर्म था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमने बनाया है। हमारी सरकार के लिए भी धर्म कोई मायने नहीं रखता और लोगों के लिए धर्म मायने रखता है, मगर राजनीति से अछूता है। तो आज जो ये सांप्रदायिक हिंसा होती है उसके पीछे कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने झंडे को गाड़े रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब धर्मों में मतभेद उत्पन्न किए। तो इनकी नीतियों का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव तो यही मिला कि इन्होंने भारत में तनाव और संघर्ष को जन्म दिया, और यही तनाव और संघर्ष गाहें बहाएं आपको आज भी दिखाई देता है। 1947 का दंगा, 1947 में भारत की आज़ादी के बैकग्राउंड के पीछे जो दंगे हुए थे, मानव इतिहास को कलंकित करने वाले दंगे थे, मगर वो ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण थे। समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव सांप्रदायिकता, ये उनकी नकारात्मक प्रभाव पहला था। आई थिंक क्लियर है ना बच्चा, सबको समझ में आ गया कहानी क्या कह रही है। अब दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव, ये लिख लीजिएगा, दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो हम उसको वैसे पढ़ चुके हैं, पर मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करूंगा। फूट डालो और शासन करो की नीति। आज भी आप देखते होंगे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी चलती है ना, नेताओं के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए जब शुरुआत में आए, सत्ता हथियानी थी, तो राजा के खिलाफ उन्हीं के वफादारों को खड़ा कर दिया था। जैसे सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर को खड़ा किया था। जब शासन स्थापित कर लिया तो भारत में उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों को खड़ा कर दिया। भीमा कोरेगांव का युद्ध जो 1 जनवरी के 1820 या 1819 के आसपास हुआ था, जिसमें पूना के जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके खिलाफ महार जाति के योद्धाओं को खड़ा किया। और भीमा कोरेगांव के युद्ध की उसका जो सेलिब्रेशन है वो आज भी महार जाति के लोग करते हैं कोरेगांव में। दलितों को सवर्णों के खिलाफ खड़ा किया, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ खड़ा किया। ये फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों की, उन्होंने उस नीति के तहत भारत पे उस समय तो शासन कर लिया, मगर बच्चा उसका परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। और आज भी कई सारे राजनीतिक दल इसी फूट डालो और शासन करो की नीति से देश को चलाना चाहते हैं। आप लोगों की समझदारी ही उनकी योजना की विफलता का कारण बन सकती है। इसीलिए ये जो जाति जाति के बीच में संघर्ष करवाया जाता है, वर्ग वर्ग के बीच में संघर्ष कराया जाता है, धर्म धर्म के बीच में संघर्ष कराया जाता है। जैसे आज भारत में ना ये कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है कि ये वर्ग खतरे में है
है ना। और उसी वर्ग के कुछ राजनेता खड़े हो जाते हैं कि साहब हमारे खिलाफ तो हिंसा हो रही है, हमारी हमारी संस्कृति खतरे में है। अरे भाई, भारतीय समाज में टूट फूट, भारतीय समाज में मतभेद, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये एक अच्छे समाज की निशानी है कि मतभेद हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बदलाव भी हो रहे हैं। मगर इस देश में फूट डालो और राज करो की जो नीति आज राजनेता चला रहे हैं, उससे बचना चाहिए। इस देश में कोई खतरे में नहीं भाई, कोई भी खतरे में नहीं है। ये उनकी नीति थी, तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा अंग्रेजों का। तीसरा एक नकारात्मक प्रभाव था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि ना, भारत में उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि जो उनके आने के पहले भारत में ना समाज जो था वो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित था। हमारे यहाँ कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी थी, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी थी, सहकारिता थी, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। मगर अंग्रेजों की सामाजिक नीतियों से अब सहकारिता की जगह संघर्ष आ गया। भारत में गांव में जमींदारों और सूदखोरों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे किसानों का और समाज के बाकी वर्गों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। तो ये कुछ उनकी नकारात्मक प्रभाव थे। भारतीय समाज में अगर हम देखें तो अंग्रेजों की नीतियों से एक और आपको प्रभाव दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कि भारत में पश्चिम से पढ़े लिखे हुए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये सकारात्मक प्रभाव में आएगा। मध्यम वर्ग वो वर्ग था जो पढ़ा लिखा था, ठीक है ना। तो एक सकारात्मक प्रभाव में बात करें तो मध्यम वर्ग का उदय। अभी जो मध्यम वर्ग था इसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, जज थे, पुलिस के सिपाही थे, पुलिस के लोग थे, पत्रकार थे, इन सब का उदय हुआ। और ये लोग जो थे ये एक प्रगतिशील सोच वाला वर्ग था जो विकास, डेवलपमेंट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता है। दैट मीन्स कि ये एक सकारात्मकता वाला वर्ग था जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाना चाहता था। इसमें जब राजनीतिक जागरूकता आई तो ही उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन बनाए। कांग्रेस के पहले कई सारे संगठन थे, इन संगठनों ने मिलकर के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर ली और भारतीयों को एक सशक्त नेतृत्व दिया इसी मध्यम वर्ग ने। आप देखो कि भारतीय समाज में जब आज़ादी का आंदोलन हुआ तो उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर लोग थे, प्रोफेसर लोग थे, पत्रकार थे, वकील लोग थे, यही लोग थे ना। कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने की थी। सिविल सर्वेंट थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, जो मतलब जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग हुआ और इसने खास तौर पे भारतीयों को अंततः आज़ादी दिलाई। अगर मैं कहूँ कि गांधी जी भी एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, बैरिस्टर बनकर आए थे। अंबेडकर साहब मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। तो पहला ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा सकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें ना तो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी, तो उन कुरीतियों के खिलाफ कानून इन्होंने बनाए। जैसे अगर आप पढ़े होंगे, सती प्रथा किसने बैन किया भारत में? अंग्रेजों ने किया। आपने पढ़ा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून कौन लेकर आए? अंग्रेज लेकर के आए। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या पर बैन किसने लगाया? अंग्रेजों ने लगाया। दास प्रथा पर बैन किसने लगाया? अंग्रेजों ने लगाया। भारत में ऐसे कई सारे कानून, खासतौर पे बाल विवाह के खिलाफ कानून लेकर आए, जो समाज की रूढ़िवादी सोच को दिखाते थे, उसको खत्म किया अंग्रेजों ने। तो ये सामाजिक प्रभाव था। एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि शिक्षा जो है भारत में, है ना, शिक्षा
का विस्तार। और विस्तार कैसा कि अंग्रेज लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा दी। अब भारत में ना उस समय पर अगर आप देखें तो निम्न जाति वर्गों को भी शिक्षा मिली। अंग्रेजों ने सबको शिक्षा दी, चाहे ज्योतिबा फुले हो, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, B.R. अम्बेडकर साहब, इन सब लोगों का शिक्षा की वजह से ही आज इतना सम्मान है। इन्होंने निम्न जात, पहले क्या होता था कि शिक्षा पर कुछ ऊपरी वर्गों का अधिकार थे, मगर अंग्रेजों ने शिक्षा को सबके लिए सर्वसुलभ कराने की कोशिश की, दिखावा किया। हम अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था आधुनिक भारत के लेक्चर में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इन निम्न जाति लोगों को पहली दफा एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का सहारा मिला और जिससे उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश किया। हम कहें तो एक जागरूकता लेकर आए। खासतौर पे निम्न जाति की महिलाओं को भी शिक्षा से बड़ा समर्थन मिला, उनको सहायता मिली, क्योंकि अब समाज में, जिसमें सबसे बड़ा नाम सावित्रीबाई फुले का है, जिसकी वजह से समाज में उनकी एक पहचान बनी। तो ये ब्रिटिश सरकार के सामाजिक प्रभाव थे, कुछ सकारात्मक थे और कुछ नकारात्मक थे। ठीक है, ये क्लियर है बच्चा? कोई डाउट है इसमें? नहीं? आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सांस्कृतिक प्रभाव। और जब मैं सांस्कृतिक प्रभाव की बात करता हूं तो यहां हमको समझने की बहुत आवश्यकता है कि आज हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बहुत हद तक नकारात्मक दृष्टिकोण देने में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका थी, बहुत हद तक। जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि आजकल भारतीय जो संस्कृति है उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि हमारी संस्कृति एक पुरानी संस्कृति है, हमारी संस्कृति जो है वो उस संस्कृति का या उस रहन सहन का, उस जीवन पद्धति का आज उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है। या अंग्रेजों ने एक मानसिकता आपके अंदर डाली थी जिसे औपनिवेशिक मानसिकता कहते हैं, जिसे खत्म करने का प्रण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया है। तो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पे भी नकारात्मक सकारात्मक दोनों रहा। मैं सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव की बात करूं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहला ये पड़ा, हमारी संस्कृति ना बड़ी महान है, बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है। अंग्रेज जब भारत आए तो उनको ना ये संस्कृति कुछ समझ नहीं आई। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को महत्वहीन घोषित कर दिया। तो हमारी संस्कृति को उन्होंने क्या कर दिया, महत्वहीन घोषित किया, मतलब यूजलेस है बोले ये संस्कृति। तो भारतीय लोग तो बोले ऐसे लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में जीते हैं। अब यार उनको हमारी संस्कृति समझ में नहीं आई थी। भारतीय संस्कृति को उन्होंने हमेशा पिछड़ा बताया, उसको ऐसी निगाहों से देखा कि यह सभ्य संस्कृति है, और इसी आधार पर उन्होंने भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया। रंग के आधार पर भेदभाव, वो बोलते थे हम सफेद हैं भाई, हम व्हाइट कलर के लोग हैं तो हम सभ्यता में, संस्कृति में आपसे ऊंचे हैं। भारतीय बेचारे बोले ठीक है साहब, जैसा आप कह रहे हैं, आप हम पे राज कर रहे हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। भारतीय लोग कुछ कर ही नहीं सके, उन्होंने कहा ठीक है संस्कृति हमारी महत्वहीन। अब उन्होंने प्लानिंग से घोषित किया, उन्होंने शिक्षा में यही पढ़ाया, जो एजुकेशन दी उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति यूजलेस है। हमारे लोग मान गए, हाँ यार भाई यूजलेस है, हमारी संस्कृति तो यूजलेस है, महत्वहीन है, हमारी संस्कृति किसी भी काम की नहीं है। ये अंग्रेजों ने घोषित किया।
अब हुआ ये कि उसकी वजह से भारतीयों के बीच में एक मानसिकता विकसित हुई जिसे मैंने कहा औपनिवेशिक मानसिकता। औपनिवेशिक मानसिकता को हम कह सकते हैं ये गुलामी की मानसिकता है। अंग्रेज लोगों ने कहा कि साहब हम अंग्रेज हैं, हमको अंग्रेजी भाषा आती है, तो हमारी सभ्यता ज़्यादा विकसित है, आपकी सभ्यता कम विकसित है, आपका शास्त्र और आपकी जीवन पद्धति किसी काम की नहीं है। उन्हें ना हमेशा भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि जो पश्चिमी सभ्यता है वही श्रेष्ठ है और पूर्वी सभ्यता किसी भी प्रकार से हमारी सभ्यता की तुलना में कमजोर है। भारतीयों ने इस बात को मान लिया, क्योंकि वो अगर ये बात प्रूफ नहीं घोषित करेंगे ना भारतीयों पे कि हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है, तो हम उनकी गुलामी कैसे स्वीकार करेंगे? हम उनके सांस्कृतिक जो उनका सांस्कृतिक आधिपत्य है उसको कैसे स्वीकार करेंगे? अंग्रेजों ने बोला कि यार ये भारतीय लोगों को बताना जरूरी है और हमने उसको स्वीकार भी कर लिया। और यही वजह है कि आज बड़ा मतलब हम जिस दौर में अभी गुजर रहे हैं, भारत का समाज जिस दौर से गुजर रहा है, हमें अपनी संस्कृति की वास्तविकता को पहचानने की आवश्यकता है। जब देश का प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है और वो अपनी संस्कृति के परिधान पहनता, वो कपड़े पहनता है, वो जो भी आउटफिट्स होते हैं, वो अपने संस्कृति को दर्शाते हुए पहनता है, तो बड़ा गर्व होना चाहिए। हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम अंग्रेजों की बनाई हुई गुलामी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। भाई आजकल कई ऐसे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं ना जो ये समझते कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो यार वो तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, गवार है। ये लोगों के अंदर मेंटेलिटी मैंने देखा अपने 12 साल की टीचिंग करियर में। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो अज्ञानता बस इस बात को मान लेते हैं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी तुलना में हम ज्यादा नॉलेजेबल हैं। जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको बेवकूफ समझा जाता है, और जिसे अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी इस प्रकार झाड़ता है अनपढ़ लोगों के बीच में। जिनको इंग्लिश नहीं आती वहां इस तरह से अंग्रेजी झाड़ता है कि वो अपने आप को ये मान लेता है कि दुनिया की सारा ज्ञान और सारी पीएचडी की डिग्रियां तो मेरे पास ही आ गई। गलत। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है जो आपको ये एहसास कराती है, वो इसलिए है कि आप दुनिया के ज्ञान से अपने आप को परिचित कर सकें, अपडेट कर सकें। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। अगर अंग्रेजी बोलना अगर महानता की निशानी होती तो यूरोप में और अमेरिका में और बाकी देशों में वहां तो हर अंग्रेजी बोलने वाला महान बन जाता। ऐसा नहीं होता ना, वहां तो नौकर भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी सिर्फ, और यही औपनिवेशिक मानसिकता कहलाती है, यही औपनिवेशिक मानसिकता है। हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत होगी। भारतीय संस्कृति इतनी महान है सर, आज की तारीख में कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी संस्कृति विघटित हो रही है। एक समुदाय के लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है कि आपको खतरा है। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे यहाँ हर धर्मों और हर संप्रदाय को प्रारंभ से लेके आज तक गले से लगाया है। यदि हमारी सनातन संस्कृति या हमारी वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति अगर टॉलरेंट नहीं होती ना, टॉलरेंट समझते हैं मतलब सहिष्णु नहीं होती, तो इस देश में बौद्ध धर्म नहीं होता, इस देश में जैन धर्म नहीं होता, इस देश में सिख धर्म नहीं होता। हमने तो सबको गले से लगाया है। इस देश में इस्लाम नहीं होता अगर हमारी संस्कृति उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो भारत में इस्लाम सबसे पहले व्यापार के माध्यम से आया था। जब मोहम्मद साहब जिंदा थे ना, तब भारत में केरला में सबसे पहली मस्जिद बन चुकी थी, जो अरब कंट्री से बाहर बनने वाली सबसे पहली मस्जिद है।
जिसकी पेंटिंग अभी कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया लेकर गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। जब ईरान में पारसी लोगों को मार कर भगाया था ना, तब हमारे देश में गुजरात के एक राजा ने उनको हमारे यहां शरण दिया था। तो हमने तो भैया हर धर्म को गले से लगाया है, और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, सहिष्णुता। अंग्रेजों ने फूट डलवाया अपने फायदे के लिए, और आज नेता लोग भी यही करते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी से कोई किसी को खतरा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इस बात को समझने की जरूरत है। और जब आज का समाज, आज का युवा धर्म को लेकर के इतना ज्यादा सोचने लगा है ना, तब मैं एक बात कहूंगा कि धर्म आपको जीना सिखाता है। धर्म आपकी जीवन पद्धति को बताता है। धर्म आपको सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर ले जाता है। कोई भी धर्म, कोई भी भगवान किसी मानव के प्रति बुरे व्यवहार की इजाजत नहीं देता, और हमारी संस्कृति तो ये कतई भी स्वीकार नहीं करती। हमारी संस्कृति तो एक जानवर को मारने पर भी प्रतिबंध लगाती है। तो सांस्कृतिक प्रभाव ये अंग्रेजों का था, औपनिवेशिक मानसिकता बना दिया, और उसके बाय प्रोडक्ट आज भी दिखाई देते हैं। अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना एक सशक्त समाज की परिभाषा है, मगर किसी दूसरे की संस्कृति का मजाक उड़ाना ये एक गिरते हुए समाज की परिभाषा है। किसी दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाना। हर परंपरा एक व्यवस्था से विकसित होती है। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का मजाक इसीलिए उड़ाया था, जब वो हिंदुस्तान आए ना, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये संस्कृति कैसी है। बोले यार हमारे तो एक ही गॉड है, इनके तो सैकड़ों गॉड हैं। उन्हें समझ नहीं आया अंग्रेजों को क्या बोलना, क्या करना है। उन्हें लगता है यार ये तो जानवरों को पूजते हैं। अरे बोले लाखों लोग तो डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग तो अपने पर्सनल नहाते हैं। बोले ये तो कम्युनिटी स्नान करते हैं, लाखों लोग एक साथ। जिन जानवरों को हम तो शिकार करते हैं, खा जाते हैं, उनको ये दूध पिलाते हैं। फिर बोले तो पत्थर पे भी दूध जल चढ़ाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि जिसको वो पत्थर कह रहे हैं वो आदि शिव है। शिव हमारे लिए शिव क्या था या क्या है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो हमारी संस्कृति को समझता है। हम अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते, मगर हम अपनी संस्कृति को क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अंग्रेजों ने इसे मिटाने की कोशिश की थी बच्चा, और ये वाकई में मैं कहूँगा कि आज़ादी के बाद हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कानूनी और सामाजिक हर तरह के प्रयास किए हैं। इसलिए हमारा संविधान भी हमारी संस्कृति को बचाए रखने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजों के प्रभाव, अंग्रेजों की नीतियों को समझिएगा। तो ये उनकी कुछ नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव थे। भैया ऐसा नहीं है कि सब गलत ही गलत किया है गलती से उनसे कुछ अच्छे प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पड़ गए थे। गलती से, वो चाहते नहीं थे पर हो गए। जैसे सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव हमारी संस्कृति पर यह पड़ा कि उन्होंने पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी, ठीक है ना, पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी जो
सामाजिक मूल्य हैं उनको भारत में लेकर आए, जैसे मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद। ये सब हमको अंग्रेजों से सीखने को मिला, ये उनकी व्यवस्था का है। दूसरा एक प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों ने भारत को शेष दुनिया से जोड़ने का प्रयास किया। पहले भारत का समाज में एक व्यवस्था थी कि विदेश या समुद्र पार करके जाना पाप समझा जाता था। अंग्रेज आए, भारतीय समाज को कनेक्ट किया दूसरे समाजों से। कैरेबियन द्वीप, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, अफ्रीका, इन सब देशों पर भारतीयों को उन्होंने बसाया, और वहां जो पीढ़ी उस समय बसी थी, जिससे भारतीय समाज और संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। और उन्हीं लोगों को आज हम एनआरआई कहते हैं या फिर इंडियन डायस्पेरो कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ाव यह अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों की सांस्कृतिक नीति का एक सकारात्मक प्रभाव ये भी रहा कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, हितों के लिए बहुत कार्य किया। क्योंकि ना यूरोप में लड़का और लड़की बराबर होते हैं। समाज के हर वर्ग में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उसको उठाने का उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया। तो ये उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव थे। अगले सेशन में ऐसे ही एक अगले टॉपिक के साथ आएंगे। और मैं एक बात कहूं कि लेक्चर की डेंसिटी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना हो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। ड्यू टू सम हेल्थ इशू कुछ लेक्चर्स लगातार नहीं आ रहे हैं, बट आपके सामने धीरे धीरे इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। और जो बच्चा पीएससी के लिए किसी तरह से परेशान है, या परेशान मत होना यार गुरु, परेशान मत होना। सिविल सर्विसेज का बच्चा परेशान बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है, संघर्ष करता हुआ बहुत अच्छा लगता है। संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन।